सो ये समझ में आ गया हाइपोटोनिक मीडियम में। एंड इन हाइपरटोनिक मीडियम द सोल्यूट concentration of solute is high outside, but the concentration of solute is low inside. हाइपरटोनिक मीडियम ये सब रिलेटिव टर्म है, ठीक है। आइसोटोनिक कब बोले, जब एक और भी मीडियम मौजूद है तब। इन कंपैरिजन टू द मीडियम इनसाइड द सेल, the medium which is present outside the cell is isotonic. Okay, in comparison to the content inside the cell, now this outside medium is hypotonic. Okay, so this is the term. अब देखते हैं क्या क्या। Consequently, when cells are placed in the hypotonic solution, that is one with lower salt concentration than that of the cell's interior, water flows into the cell. This osmotic flow causes the cell to swell and then more easily rupture. Conversely, in a hypotonic solution, that is one with a higher salt concentration than that of the cell interior, water flows out of the cell. इसमें उल्टा हुआ, क्योंकि बाहर जो है पानी का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट तो अंदर बाहर जा नहीं सकता है क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाटर को ही अलाउ करता है ये। तो वाटर जो है अब बाहर निकल जाएगा फ्रॉम आउटसाइड द सेल, देन सेल विल श्रिंक। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, ज्यादा देर तक बर्तन वगैरह धोते हो तो हाथ ठिठुर जाता है, या कपड़ा धोते हो तो उंगलियां ठिठुर जाती हैं। तो वही है कि बाहर ज्यादा था कंसंट्रेशन एंड योर वाटर हैज कम आउट। ओके, when cells are placed in the isotonic solution, that is one with a salt concentration equal to the cell interior, there is no net movement of water in or out of the cell. For this reason, an isotonic solution is best for preserving normal cell structure. Isotonic solution क्यों यूज कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमको सेल के कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखना है, स्टडी करना है फर्दर, इसीलिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी यूज किए, सुटेबल पीएच भी रखे इसका। ओके, नाउ डिसरप्टिंग, ये उतना जरूरी, डिसरप्टिंग द सेल प्रोड्यूसेस ए मिक्स ऑफ सस्पेंडेड सेलुलर कंपोनेंट्स, द होमोजिनेट, फ्रॉम व्हिच द डिजायर्ड ऑर्गेनल्स कैन बी रिट्रीव्ड। डिसरप्ट करने के बाद जो वो पूरा मिक्सचर रहा उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजिनेट बोलते हैं। और उस होमोजिनेट से हमको अपना जिस ऑर्गेनल को हम चाहते हैं सेपरेट आउट करना, सिंगल आउट करना, उसको हम अलग कर सकते हैं। Because that liver contains an abundance of a single cell type, this tissue has been used in many classic studies of cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी में सबसे ज्यादा हेपेटोसाइट का यूज हुआ है, लीवर सेल, क्योंकि रैट लीवर में ज्यादातर हेपेटोसाइट्स ही होता है, सिंगल सेल टाइप। एंड हेपेटोसाइट जो है उसके अंदर काफी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। सो दिस टिश्यू हैज बीन यूज्ड इन मेनी, however the same isolation principle apply to virtually all cells and tissues, and modification of this cell fractionation technique can be used to separate and purify any desired component. तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा ब्रेन सेल्स को आपको अलग करना है तो कोई दूसरा टेक्निक, वहां भी वही टेक्निक यूज करोगे। जैसे जो रैट लीवर सेल्स यूज इसलिए किए कि जब स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनल्स का तो दिस इज सुटेबल, बट इफ यू वांट टू स्टडी any other cell type or tissue type, that also can be done and the process will be the same. थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। सपोज करो कोई टफ टिश्यू है, अगर बोन का स्टडी करना है तो बोन का लाइसेट कैसे बनाओगे, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये तो इससे तो काम चलेगा नहीं, वहाँ बोन तो क्रश होगा नहीं, इससे भी क्रश नहीं होगा, तो उसको पाउडर करने के लिए फिर आपको दूसरा ग्राइंड करना पड़ेगा, दूसरा मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू टू टिश्यू आपको उसका होमोजिनेट करने में डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोर और लेस।
अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। क्यों? क्योंकि अब हमको लाइसेट मिल गया, आपने होमोजेनाइज कर लिया, लाइसेट मिल गया। So for separating and purifying the various organelles which differ in both size and density, most fractionation procedures begin with differential centrifugation at increasingly higher speeds. फिगर में दिखा चुके हैं, increasingly higher speed पर ये differentially centrifugate किया जाता है। That is why it is also called as differential velocity centrifugation. यानी velocity is different at each step in this centrifugation process. The different sedimentation rates of various cellular components make it possible to separate them partially by centrifugation. ये एक चीज आप लोग नोट करना, याद रखोगे। अगर हम ज्यादा टाइम तक सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे किसी भी चीज को ओवर टाइम, सपोज 600G जो है 10 मिनट्स तक हम यहां रखे हैं, सपोज दिस इज वी अलाउ दिस फॉर 12 आवर्स सपोज, देन you may expect mitochondrial fraction now in the pellet fraction. Okay, because you have increased the time, and here the density of the medium is throughout the same from top to bottom. The density of the medium, इस medium के अंदर आपका cell organelles है जिसको आपको separate out करना है, but the medium is having that some density, medium is also having some density. So the density, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, conceptual है, the density। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा, अगर ये पॉइंट नहीं समझोगे तो। डेंसिटी ऑफ द मीडियम फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इज सेम, क्योंकि आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाला, उसका डेंसिटी एक ही है, ठीक है। एंड नाउ कहां से हम बोलना शुरू, size and density, most fractionation procedure begins with differential centrifugation at increasingly higher speeds. अब जो है, if you allow a subsequent step for a little higher time, then you can expect the fraction in that pellet. अगर हम ये जो यहाँ पर जो pellet obtained हुआ न्यूक्लियाई पैलेट फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप के बाद, जरूरी नहीं है कि ये 100% इसमें न्यूक्लियस ही हो। यहां पर 100% माइटोकॉन्ड्रिया, 100% क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है ब्रोकन माइटोकॉन्ड्रिया इस फ्रैक्शन में आया हो सकता है या इस न्यूक्लियाई के फ्रैक्शन में ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर। ओके, और हो सकता है इस न्यूक्लियाई फ्रैक्शन में कोई ऐसा सेल भी हो जो ब्रेक नहीं हुआ, तो वो न्यूक्लियस से भी ज्यादा हैवी होगा, तो जब न्यूक्लियस सेटल हुआ ही तो वो भी सेटल होगा ही उसके साथ। तो दिस इज एक टाइप ऑफ क्रूड मेथड। पहले अगर आपको हम टास्क दें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया हमको प्योर फॉर्म में निकाल के दो सेल से, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हमको चाहिए और कुछ नहीं, पहले आप डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ये, और फिर बाद में टेस्ट करोगे। जैसे साइटोक्रोम सी प्रोटीन इज ओनली प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोक्रोम सी इज द मार्कर। सो इन ईच ट्यूब जिसमें आपका पैलेट है, उससे आप थोड़ा सा माइक्रोपाइपेट से फ्रैक्शन निकाल के सब में आप टेस्ट करोगे कि वेदर साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट इन विच ट्यूब, विच फ्रैक्शन। सपोज साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट इन दिस फ्रैक्शन। Okay, so you will take this out and you will, now it is not necessarily that in this fraction only mitochondria is there, you do not know. So what you will do, you will further subject this fraction
into further separation, further centrifugation of this subcellular fraction. Each pellet of these tubes can be subjected to further centrifugation process. आगे के स्टेप में हम देखेंगे. ये मोटा मोटा स्पीड बढ़ा बढ़ा के अलग कर लिया डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से. But if I ask you to give me or provide me a pure mitochondria, then you will go little bit further, do one more step. You will do one more step, okay? Because this will not be pure mitochondria. So what happens here is, what you will do? You will do differential gradient centrifugation. Okay. So most fractionation procedures begins with differential centrifugation. पहले आप शुरुआत करोगे differential centrifugation से, ये कर लिए. उसके बाद called as differential velocity centrifugation. Then what you do is the different sedimentation rates of various cellular components make it possible to separate them partially by the centrifugation. या partially separate हो गया है differential sedimentation rate की वजह से. Nuclei and viral particles can sometimes be purified completely by such a procedure. Okay. After centrifugation, each speed for an appropriate time, the supernatant is poured off and centrifuged at higher speed. ये अभी differential centrifugation का ही बता रहा है. Okay. Each pelleted fraction can be suspended further, separated by equilibrium density gradient centrifugation. उसके बाद हर पैलेट जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ, इसको आप फर्दर सब्जेक्ट करोगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से टू फर्दर प्यूरिफाई दिस सबसेलुलर फ्रैक्शन. ओके. तो जब आप इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे इस पैलेट का, सुपरनेटेंट का नहीं, सुपरनेटेंट को तो आप फर्दर फिर आगे पैलेट आउट किए हो और बाद में उसको आप डिस्कार्ड कर दिए हो. तो अब जो है हर फ्रैक्शन का पैलेट जो है मार्क कर लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या लिख लोगे इस पर मार्कर से. ये पहले आया था तो इसमें न्यूक्लियस हो सकता है तो N लिखे. इस सेकंड नंबर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो M लिख लिए. थर्ड नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो P लिख लिए. फोर्थ नंबर पर राइबोसोमल होगा तो R लिख लिए. और ये लास्ट वाला, इसमें कुछ कितना भी हाई, एकदम हाईएस्ट स्पीड तक गए फिर भी पैलेट ऑब्टेन नहीं हुआ इसमें, तो वो सिंपली प्लेन कर लिए. ओके. सो अब चूंकि इसमें तो सब सुपरनेटेंट यूज हो गया है आगे के ट्यूब में, तो सिर्फ हमारे पास पैलेट बचा हुआ है. इस पैलेट में फिर से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐड किए और इसको सस्पेंड कर दिए पैलेट को. और पैलेट को रीसस्पेंड करने के बाद हम उस पूरे सैंपल को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे. कैसे करेंगे अभी हम आगे आपको बताएंगे. इतना तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर. यस सर. तो अब अगर एग्जाम, पहले बता देता, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का, मान लो क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, तो आप लिखोगे ये भी ऑर्गेनल सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ये कैसे करते हैं, यानी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन भी करते हैं. तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन भी लिखोगे. इतना ये सब जो बता रहे हैं ये पॉइंट सब, ये फोटो बनाओगे और उसके बाद फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिखोगे जो ये आगे बताएंगे. और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो सिर्फ जो अभी बाद में बताएंगे वो लिखना. और अगर सिर्फ सिंपल ये वाला आ गया ऑर्गेनल सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का सिर्फ लिखने आ गया, तो बस यहां से लेकर के इतना तक लिखोगे, यहां तक खत्म हो. क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट इसी में मिक्स है, इसी का आगे फर्दर स्टेप है, तो हम अलग से उसका टॉपिक नहीं बनाए. यहां से फिर डेंसिटी ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो आफ्टर
जब आपको पेलेट ऑब्टेंड हो गया, सुपरनेटेंट तो आप आगे यूज कर लिए थे, तो यहाँ पर सिर्फ पेलेट है, इसको रिसस्पेंड किए आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इसको घोर दिए फिर से, फिर मिला दिए, पूरा पेलेट डिस्टर्ब कर दिए, मिल गया पूरा इसमें। अब इसमें से इस सैंपल को हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, हर का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका प्रोसीड करेंगे। तब हम उस पेलेट को फिर फर्दर हम सेपरेट आउट कर देंगे। तो अब जो है कैसे करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं। ग्रेडियंट मतलब समझते हो? ग्रेडियंट जब वर्ड हम अटैच कर देते हैं किसी वर्ड में, जैसे डेंसिटी में हम ग्रेडियंट अटैच कर दिए, तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी उस पर्टिकुलर सिस्टम में जिसको हम रेफर कर रहे हैं, यहां पर डेंसिटी ग्रेडियंट है, उस सिस्टम में डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो यहां पर आप, हम क्या बोले थे उसमें, इस बात को आप नोट करना, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्यूब में जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप डाले थे उसका डेंसिटी इज सेम। ओके, द सॉल्वेंट का डेंसिटी जो है यहाँ पर सेम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। बट हियर हम क्या करते हैं, डेंसिटी का ग्रेडियंट बना दिए टेस्ट ट्यूब में। अब ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक तो सुक्रोज भी यूज किया जाता है, सीजियम क्लोराइड, फाइकोल, ग्लाइकोल, दीज आर द मटेरियल्स, कॉमर्शियली अवेलेबल मटेरियल है। ट्यूब ऑलरेडी रेडीमेड भी आता है, जिसमें आपका मीडियम बना हुआ है उसमें, एंड every layer of that medium is having different density, नीचे की तरफ वो हैवियर होता जाता है लेयर। सो ये this test tube is filled with a liquid medium, ये लिक्विड है पूरा, सॉलिड नहीं है, दिस इज लिक्विड, but that liquid is presented here in a different layer form because the density, सब कैसे निर्माण बनाए इसको, suppose this is from here to here 10 ml solution, total volume is 10 ml suppose, then first we will add 2 ml, suppose 2 ml of, यहाँ पर actually this is the absolute density here they have shown, but we prepare it like as percentage wise, 0%, 90%, 10%। तो नीचे में आ गया आपका, आपको फिगर हम दिखा रहे हैं, ये गलत फिगर चुन लिया मैंने लगता है, एनीवे तो डेंसिटी ग्रेडियंट, सेकंड, one second, I am searching the figure. Copy image. नींद आ रहा है क्या? बस खत्म कर देंगे टॉपिक, 5-10 मिनट और लो। अरे यार फिर से आ गया। ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir.
हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं ट्यूब को, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को वी प्रिपेयर इट लाइक दिस वे। ऊपर में हम लेस डेंस रखें और नीचे की तरफ ग्रेजुअली डेंसिटी बढ़ते गया। नाउ ऑन द टॉप द फर्स्ट लेयर इज 5% सुक्रोज एंड द बॉटम 40% सुक्रोज। तो सुक्रोज भी है मटेरियल, ग्लाइकोल और भी होता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट वी विल अप्लाई आवर सैंपल इसके टॉप पर, और उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज किए। तो सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो जो सैंपल है इसमें देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, सो द डिफरेंट सब्सटेंसेस विल इक्विलिब्रेट। कहां पर इक्विलिब्रेट करेगा, जिस भी लेयर में उसका डेंसिटी मैच कर जाएगा तब वहां पर वो तैरने लग जाएगा। आप तैरते क्यों हो, पानी में कोई चीज डूब क्यों जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी से उस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है। किसी भी लिक्विड में कोई चीज क्यों सिंक कर जाता है, क्योंकि उस लिक्विड से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए सिंक कर जाता है। ठीक है, और अगर सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा, दैट मीन्स इधर द डेंसिटी इज लेस और इक्वल। तो यहां पर क्या हुआ, हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, मतलब ऊपर से जी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये टेंड करेगा नीचे जाने के लिए, फोर्स लग रहा है, बट जहां पर उसका डेंसिटी जो है इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करते तो क्या, सैंपल ऊपर में ही रह जाता, वो नीचे जाता ही नहीं। बट वी हैव अप्लाइड द फोर्स हियर, तो सैंपल विल गो इनसाइड, बट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल विल इक्विलिब्रेट, वहीं पर जाके स्टॉप हो जाएगा जिस भी पोजीशन पर उसका डेंसिटी मैच कर जाएगा। ओके, और उसके बाद हम उसको डिवाइड कर लेंगे, काट काट के निकाल लेते हैं अलग अलग करके, और उससे हम आउट कर लेंगे, और उसके बाद फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या है। ये समझ में आया आपको, डेंसिटी ग्रेडियंट? Yes. Yes, sir. देखो, इस तरह एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट डेंसिटी का बन गया। अब ऑर्गेनल फ्रैक्शन को हम ऊपर में प्लेस कर दिए। सो नाउ हियर यू कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ लाइसोसोम्स इज अराउंड 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया का डेंसिटी जो है 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, नीचे रहेगा, ज्यादा डेंसिटी है तो ये इक्विलिब्रेट करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे आया। पैरोक्सिसोम्स का 1.23 है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट और नीचे आ गया। तो इस तरह से आपने ये वाला जो फ्रैक्शन था, कौन वाला फ्रैक्शन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स था, दिस वाले, ये वाला पैलेट, इस वाले पैलेट को आपने, फिगर दिख रहा है आपको, Yes, sir. हर ट्यूब क्या क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम था। अब इस तीनों को हम अलग अलग कर लिए विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ अप्लाई कर दिए ऑर्गेनल फ्रैक्शन, वो थर्ड ट्यूब का, और उस तीनों कंपोनेंट का डेंसिटी अलग अलग था, तो अलग अलग लेयर में जाके इक्विलिब्रेट कर गया। अब ये फर्दर कितना भी देर तक इसको हम घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूज को, चाहे 12 आवर, 24 आवर, ओवरनाइट, दिस विल नॉट गो फर्दर, ये यहीं पर रहेगा, इक्विलिब्रेट कर गया है। अब वो पेलेट में नहीं जाएगा, ये सेपरेट हो गया। लेकिन इस केस में चूंकि डेंसिटी होमोजीनियस था, एक जैसा था, ठीक है, अगर इस 600G को हम ओवरनाइट कर दें तो इस फ्रैक्शन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा, ये वाला भी आ गए। तो उतना टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि वो धीरे धीरे आ रहा था, टाइम लगा उसको आने में, हल्का था, तो वो ज्यादा टाइम तक हम रन किए सेंट्रीफ्यूगेशन, कम फोर्स पर भी, तो वो वाले फ्रैक्शन इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करेंगे तब इस पैलेट को, अगर मान लिया आ भी गया होगा, हम मान के चलते हैं कि ये इम्प्योर है, कुछ कंटामिनेशन होगा, इस पैलेट में न्यूक्लियस का भी कंटामिनेशन हो सकता है, इस पैलेट में माइटोकॉन्ड्रिया का भी कंटामिनेशन हो सकता है। टू एलिमिनेट दैट कंटामिनेशन एंड टू सेपरेट दैट आउट फर्दर, we go through the density gradient centrifugation.
बहुत बढ़िया, सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। A mixed organelle fraction can be separated by equilibrium density gradient centrifugation. किसका माइक है? निशत खानम, प्रियंका कुमारी, ये लोग हमेशा माइक ऑन रखते हैं। मैं अब क्लास में से निकाल दूंगा, नहीं सम सुधरेगा तो। फिर अगला बार सुधर जाएगा, कहने से नहीं सुधरेगा तो क्या करेंगे। Differential centrifugation does not yield totally pure organelle fraction. One method for further purifying fraction is equilibrium density gradient centrifugation, which separates cellular components according to their density. The impure organelle fraction is layered on top of a solution, बता चुके अभी, यहाँ पर टॉप पर डालें, that contains a gradient of a dense non-ionic substance such as sucrose or glycerol. तो इस नॉन आयोनिक सब्सटेंस सच एज सुक्रोज और ग्लिसरॉल का हम एक ग्रेडियंट फॉर्म किए। द ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज्ड एट ए हाई स्पीड अराउंड 40,000 rpm for several hours, allowing each particle to migrate to an equilibrium position where the density of the surrounding liquid is equal to the density of the particle. हाई स्पीड में और ओवर टाइम, काफी टाइम तक इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यहाँ पर ओवर टाइम करने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना भी टाइम होगा वो वहीं पर आकर इक्विलिब्रेट कर जाएगा। यहाँ पर ओवर टाइम अगर गया तो जिस ऑर्गेनेल्स को बाद वाले पैलेट में आना था वो पहले वाले पैलेट में भी आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर सेम है। वो इक्विलिब्रेट करने का उसको मौका ही नहीं लगेगा, सब पैलेट में जाके इक्विलिब्रेट करेगा। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी डिफर कर दिए तो अब वो इक्विलिब्रेट करेगा चाहे कितना भी देर टाइम तक। इसीलिए मैक्सिमम टाइम तक हम इसको करते हैं ताकि सब सेपरेट आउट हो जाए, ताकि हम इंश्योर हो जाए कि डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो है नाउ दे हैव सेपरेटेड आउट। सो मैक्सिमम टाइम तक करते हैं। इन टिपिकल प्रिपरेशन फ्रॉम एनिमल सेल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेंसिटी इतना है, ओके। Separates well from the Golgi vesicles. Golgi vesicles का डेंसिटी is this much. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, गोल्गी वेसिकल छोटा होगा, गोल्गी apparatus is बड़ा है, okay. And from the plasma membrane density is 1.12. The higher density of rough endoplasmic reticulum is due largely to the ribosomes bound to it. This method also works well for resolving lysosomes, mitochondria, peroxisomes in the initial mixed fraction obtained by differential centrifugation. समझा चुके हैं ये सारी चीजें? कोई दिक्कत है समझने में किसी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर से हम रिपीट कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, ग्रेडियंट भी बहुत सिंपल है। डेंसिटी ग्रेडियंट बना लिया, वो जहां पर उसका डेंसिटी बराबर होगा वहीं रुक जाएगा, फर्दर वो जाएगा ही नहीं। अब देखिए, since each organelle has unique morphological features, the purity of the organelle preparation can be assessed by examination in an electron microscope. तो इस पैलेट को अब आप कैसे इंश्योर होंगे कि ये लाइसोसोम ही है? आप इसको पाइपेट से बाहर निकाले, ग्लास स्लाइड पर रखे, इसका स्लाइड बनाए और आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो आपको दिखेगा नहीं है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल्स कैन बी सीन इन कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। तो और छोटा ऑर्गेनल्स के लिए डिटेल स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आप ऑर्गेनल देख सकते हैं, बट डिटेल स्टडी यू कैन नॉट डू। टू कंफर्म इट यू डू इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि ये सच में
क्या है, लाइसोसोम ही है। एक तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, हाँ ये सच में माइटोकॉन्ड्रिया ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और दूसरा क्या होता है, केमिकल मार्कर, अगर हो सुटेबल केमिकल मार्कर, कैसे देखते हैं आगे। अल्टरनेटिवली ऑर्गेनल स्पेसिफिक मार्कर मॉलिक्यूल्स कैन बी क्वांटिफाइड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है। तो इस फ्रैक्शन में हम साइटोक्रोम सी टेस्ट किए, अगर निगेटिव आया दैट मींस इन दिस फ्रैक्शन माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। In second fraction, if the cytochrome C test passes, then it means the mitochondria is there. अगर थर्ड फ्रैक्शन में भी आ रहा, दो दो फ्रैक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया का आ गया, इसमें तो इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। अगर थर्ड फ्रैक्शन में भी आ रहा, दो दो फ्रैक्शन में आ रहा, दैट मीन्स द माइटोकॉन्ड्रिया का कंटामिनेशन हो गया है उस फ्रैक्शन में भी। यहां पर आएगा टेस्ट पॉजिटिव, साइटोक्रोम सी टेस्ट पॉजिटिव, इस पैलेट फ्रैक्शन में भी आएगा। In this palette fraction also cytochrome C test positive आएगा, in this fraction also, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग अलग साइज का होता है, लेकिन डेंसिटी से जब करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा हो, डेंसिटी तो एक ही जैसा रहेगा। कहने का मतलब बर्फ का टुकड़ा छोटा हो या बड़ा हो, उसका डेंसिटी तो एक ही रहेगा। तो इसलिए वो वहां पर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया मान ले फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया, टूटा फूटा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ भी मिल सकता है, तो यहाँ भी साइटोक्रोम सी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मतलब ये हुआ कि पहले हम क्रूडली यानी मोटा मोटी हम अलग कर लिए, स्पीड बढ़ा बढ़ा के, अब उसको हम फिर फर्दर सेपरेट आउट करेंगे। तो टेस्ट कैसे किए, एक तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किए माइक्रोस्कोप से, एंड द सेकेंड वन इज ऑर्गेनेल स्पेसिफिक मार्कर मॉलिक्यूल्स। जैसे साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल प्रोटीन साइटोक्रोम सी इज प्रेजेंट ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, so the presence of this protein in a fraction of lysosomes would indicate its contamination by mitochondria. Similarly, catalase is present only in peroxisomes, acid phosphatase only in lysosomes, and ribosomes only in the rough endoplasmic reticulum or the cytosol. राइबोसोम कहाँ होगा, या तो साइटोसोल में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया बात आपको? यानी हर फ्रैक्शन का अपना अपना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप टेस्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना प्रॉपर्टी है, एंजाइम अपना है, अपना प्रोटीन है, उस प्रोटीन को टेस्ट कर लो, यूनिक प्रोटीन है उसके अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर यूनिक एंजाइम है जो सिर्फ लाइसोसोम में ही होता है और कहीं नहीं है। पेरोक्सिसोम्स में भी यूनिक एंजाइम है। एम आई क्लियर? यस। ये टॉपिक क्लियर है? ये दो टॉपिक हो गया, दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन है तो बोलो अभी। ऑर्गेनल सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट, ये नोट दे देंगे बाद में। तो आपको लगेगा कि छोटा ही है, कुछ नहीं है इसमें, तो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाए, सेंट्रीफ्यूगेशन पता ही है, बार बार सेंट्रीफ्यूगेशन क्या लिखते रहेंगे। तो आप क्या करोगे, अब एग्जाम में अगर 10 नंबर का आया क्वेश्चन ये, तो ये तो लिखोगे ही, ये यूनिक जो है डेंसिटी ग्रेडियंट का यूनिक खास चीज जो है ये तो लिखोगे ही। ये कब लिखोगे, बाद में लिखोगे, पहले लिखोगे डिफरेंशियल ये सेंट्रीफ्यूगेशन का स्टेप, उसके बाद इसको कपल कर दोगे आप किसके साथ, डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ, तब आपको जाके फाइनली सारे ऑर्गेनेल्स जो है आपको अलग अलग मिल जाएंगे। सर फिगर कौन सा बनाएंगे एग्जाम में? अगर 5 नंबर का आया क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां से लेके इतना लिखोगे, सिर्फ डेंसिटी ग्रेडियंट का स्पेसिफिक नोट, और इसका स्टार्टिंग करोगे कि आफ्टर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, और फिगर ये वाला बनाओगे ये। अगर 10 नंबर का आया क्वेश्चन तो इसको पूरा यहां से बनाओगे, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले आपको ऑर्गेनल को सेपरेट करना पड़ेगा
बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये फिगर, तब आप ये फिगर बनाओगे। ये समझाने के लिए हम लगा दी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और होमोजेनाइजर का फिगर, ये तीनों जरूरी नहीं, ये फिगर जरूरी है। समझ में आई बात? क्लियर हूं? क्लियर है सब चीज आपको? अब क्लास एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, और ये पेपर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल सेपरेशन बाय फ्लो साइटोमेट्री। बहुत ही सुंदर टेक्निक है ये, बहुत ही अच्छा टेक्निक है फ्लो साइटोमेट्री। ये नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? आज फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट क्लास अब आपकी ट्यूसडे को होगी, ठीक है। और तब तक आप लोग इस पेपर का जो हम लास्ट क्लास में भी बता दिए हैं, बायोस्टेट्स का वीडियो देखो, नोट देखो, समझो उसको, ठीक है। नहीं आता, समझ में आता है फिर हमसे पूछो, हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये पेपर खत्म, बस एक टॉपिक रह। एलाइजा टेस्ट। हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक ठीक ठीक, हम भूल ही गए, एलाइजा भी रह रहा है। फ्लो साइटोमेट्री एंड एलाइजा, दो टेक्निक रह रहे हैं, सॉरी। तो ये हम दोनों थोड़ा बड़ा बड़ा टेक्निक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर, इसलिए एक एक सेशन लेंगे। एक सेशन में तो मेरा 2-3 लेक्चर हो जाता है ना, 40-40 मिनट के, तो एक एक सेशन लगेगा ये दोनों को खत्म होने में, ठीक है। ट्यूसडे को देखेंगे इन दोनों को कवर करने का। अगर मॉर्निंग सेशन में ये खत्म हो गया, फिर इवनिंग सेशन में एलाइजा खत्म कर देंगे, तो ये पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर अब तो कल क्लास नहीं होगा ना, तो क्या बोले? फर्स्ट इंटरनल टेस्ट सर फिर कब होगा? हाँ, इंटरनल और असाइनमेंट के बारे में मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब जैसा आप लोगों को पता है कि कोरोना का स्थिति खतरनाक होते जा रहा है, तो यह इसकी उम्मीद कम ही है कि फिजिकल क्लासेज आपकी हो पाए। जब तक ये केसेस घटने शुरू नहीं होंगे तब तक सरकार भी अलाउ नहीं करेगी। तो हमारे पास क्या, ये तो असाइनमेंट और इंटरनल का जो हम लोग बनाए थे प्लान लेंगे, ये सब चीज होने के पहले किए थे, लेकिन अब तो फिजिकल क्लास में आ ही नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तो अभी क्या है कि अब आप लोग को मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा पिछले साल की तरह। पीपीटी नहीं बनाना है सर? पीपीटी अगर बनाओगे तो प्रेजेंट कैसे करोगे? फिजिकल क्लास मान लिया अभी 11 तारीख के बाद, क्या लगता है तुमको क्लास अलाउ हो जाएगा? केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर बढ़ाते जाएगी, फिर बढ़ाते जाएगी, समझ रहे हैं। तो अब क्या करो आप लोग, थोड़ा स्ट्रेटेजी को चेंज कर देते हैं कि आप, ये पेपर तो लगभग खत्म है, अब बच गए आपके 3 पेपर। हर पेपर में 5 यूनिट होता है, तो 3 पेपर में 15 यूनिट हो गया। एक्टिव स्टूडेंट भी आप लोग कम से कम 10-15 हैं, सारे बच्चे एक एक यूनिट उठा लें और उसका नोट बना दें। समझ लो कि उस यूनिट में भी फर्दर डिवीजन होता है, बुलेट्स है, देयर आर 4-5 बुलेट्स इन एवरी यूनिट, ठीक है। तो समझ लो कि हर बुलेट जो है 10-10 नंबर का क्वेश्चन है और उसका हमको आंसर बनाना है। तो यू सर्च दैट ऑन इंटरनेट और उसी के बेसिस पर हम मार्क्स भी दे देंगे। लास्ट में सारे तुम सब लोग एक पेपर का कंपाइल कर लोगे, यूनिट का नोट सब अलग अलग ले लोगे, हमको दे दोगे, हम सबको करेक्ट करके सुधार करके तुमको दे देंगे, वो पूरा